नमस्कार। आप सभी का स्वागत। आज हम एक मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जो दिल्ली से जुड़ा हुआ है। तो दिल्ली के अंदर हमने देखा है कि जो अनऑथराइज्ड कॉलोनियों का जो मुद्दा है, वो लगातार दिल्ली के चुनाव से पहले, विधानसभा चुनाव से पहले बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका था। हर पार्टियाँ उससे अपना चुनावी मुद्दा बना के जनता के बीच में उतरी हुई थी और लगातार ये दावे कर रही थी कि हम जो अनऑथराइज्ड कॉलोनियाँ हैं, उनको परमानेंट करने के लिए कवायद में जुटे हुए हैं। और चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने एक जो देश के प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, उन्होंने अनाउंसमेंट भी की कि हम जो 1731 कॉलोनियां हैं, हमने उनको अधिकृत कर दिया है, हमने उनको परमानेंट कर दिया है और सारी वो सुविधाएं उनको दी जाएंगी जो एक पक्की कॉलोनी के अंदर होती हैं, जैसे सीवर की सुविधा, पानी की सुविधा, बिजली की सुविधा, तमाम जो अन्य चीजें हैं। लेकिन इस बीच एक सवाल खड़ा होता है, क्या दिल्ली में इन 1731 जो कॉलोनियां हैं, इसके अलावा जो दूसरी जो अनऑथराइज कॉलोनियां बसी हुई हैं, क्या उन पर कोई चर्चा नहीं होगी? क्या पिछले कुछ सालों में जो अवैध कब्जे कर कर, जो डीडीए की, एमसीडी की जमीन है, उन पर कब्जे कर कर झुग्गियां बनाई, धीरे धीरे उनको पक्के मकानों में तब्दील कर दिया गया, उन पर बात कब की जाएगी? ऐसा ही एक मामला हमारे सामने भी आया है। वो आया है दिल्ली के, पूर्वी दिल्ली से, लक्ष्मी नगर इलाके से, पांडव नगर। हम उस पर भी आज बात करेंगे, लेकिन सबसे जो मुद्दा है वो ये है कि ऐसी जमीनों की रजिस्ट्रियां भी हो रही हैं, जीपीए हो रही हैं, तो तमाम जो दूसरी चीजें हैं वो हो रही हैं, लेकिन सरकार को उसकी भनक तक नहीं है। दिल्ली में 1731 कॉलोनियां हैं, कहने को वो अनऑथराइज है, वहां पर रजिस्ट्री नहीं हो सकती, लेकिन बहुत सी खबरें ऐसी आती हैं, इनपुट्स ऐसे निकल कर आते हैं कि फलानी कॉलोनी के अंदर रजिस्ट्री हो गई, मकान बिक गया, 4-4 मंजिल के फ्लैट बन चुके हैं और वहां पर हर मंजिल की रजिस्ट्री की जा रही है। इससे सीधा सीधा सरकार का जो रेवेन्यू है उस पर आघात पहुंच रहा है, उस पर नुकसान पहुंच रहा है। दिल्ली सरकार लगातार दावे कर रही है कि हमने जो माफिया है, जो लैंड माफिया है, इन पर लगाम लगाई है, हमने घोटालेबाजी कम की है, हमने जो चोरी, जो रेवेन्यू चोरी है, जो टैक्स चोरी है, हमने उस पर लगाम लगाई है। लेकिन दिल्ली के पांडव नगर में, जो पूर्वी दिल्ली का इलाका है, जिसमें पांडव नगर जो इलाका है, वहां पर अवैध कब्जा कर कर झुग्गियां बनाई गई, वहां पर धीरे धीरे एक पक्की पूरी दुकानें बनाई गई है, एक मार्केट सजा दी गई है और उनकी जीपीए कराकर उनको थर्ड पार्टी को बेच दिया गया है और बड़ा मोटा मुनाफा भी कमाया गया है। इस पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे एक मेहमान भी जुड़े हुए हैं, जिनका नाम है सुरजीत। सुरजीत एक सोशल एक्टिविस्ट है, उनका परिचय मैं आपको करा दूं, स्क्रीन पर भी आप उनको अभी देख पाएंगे। वो एक सोशल एक्टिविस्ट है और लगातार आवाज उठाते रहे हैं, आरडब्ल्यू के अध्यक्ष भी रहे हैं पांडव नगर से ही, और लगातार लोगों की आवाज भी बने हुए हैं। लंबी कहानी है उनकी, उस पर खैर बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले सुरजीत जी के पास चलते हैं। सुरजीत, आपका बहुत बहुत स्वागत इस प्लेटफॉर्म पर। लेकिन सुरजीत, आपके पास जो जानकारी है वो क्या है, जरा दर्शकों को ब्रीफ करके उसको समझाइए। सुरजीत, आपकी आवाज, आपने माइक को म्यूट किया हुआ है। हाँ, जी सुरजीत बोलिए। मैं कह रहा हूँ सर, जितने ये रजिस्ट्रार गीता कॉलोनी, रजिस्ट्रार मयूर फेज 2 में, जी। तो जितने भी रजिस्ट्रार हैं, इन्होंने पैसे खाकर टोटल हम्म। इंक्रोचमेंट करवा दिया और टोटल जीपीए और रजिस्ट्री करवा चुके हैं पूरी दिल्ली में। ये 2 साल से लगातार ये कार्य कर रहे हैं। ये 2 से 5 लाख रुपए लेते हैं जीपीए और रजिस्ट्री करवाने के। हम्म। तो 2 से 5 तो लाख रुपए आपके में पास रजिस्ट्री क्या, और जीपीए कर देते हैं। आप और ये इसकी बात कैसे कंप्लेंट कह हमने, सकते हैं कुछ आप? ये रहे सर, मेरे में पूरा प्रूफ है। ये रहे सर, ये रहे लेटर हैं सारे के सारे। ये रहे रिसीविंग है, जी। सारे लेटर पड़े हुए हैं। ये पूरा टोटल बंच पड़ा हुआ है इनके खिलाफ। और ये टोटल, ये देखो, टोटल आरटीआई फाइल करी हुई है, सारी की सारी आरटीआई के जवाबों में आ रखा है बकायदा। ये रही सर, ये क्या देखिए, आपने आज लगाई, ये उनका जवाब जवाब में क्या आ मिला रखा है है आप? कि अवैध अवैध एक बात बताओ, जेजे सेल में 60 लाख की गोल्ड की सबसे महंगी जमीन जेजे सेल में बिकी है ईस्ट विनोद नगर में, जो कि 60 लाख जी। की बिकी है। और ये ऊपर से नहीं, 60 लाख। एड्रेस चेंज कर, हाँ जी। लेकिन उससे इससे घोटाला कहाँ से निकल कर आता है? अगर वो ठीक है, वो जमीन बिकी है, जीजे कॉलोनी की जमीन है, वो कोई जीपीए कराता है उसकी,
तो इसमें रजिस्ट्रार का कहाँ से घोटाला निकल कर आता है, वो आप थोड़ा बताएं। रजिस्ट्रार ने जीपीए कैसे कर दी उसकी, जबकि ये अनाधिकृत कॉलोनी है, उसकी जीपीए कैसे कर दी? जीपीए का प्रावधान भी एक बार के लिए अभी आया है, अगर आप कर सकते तो अभी 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 प्रॉपर तरीके से आया भी नहीं है, बल्कि वो पहले 2 साल से करते आ रहे हैं। आप मेरे से पूरे डॉक्यूमेंट ले लो, रजिस्ट्रार से मिले भी। अच्छा, अब वो रजिस्ट्रार से जैसी जाओ बात करने के लिए, इस समय वो कहते हैं कोरोना वायरस के चक्कर में हम बात नहीं कर सकते आप लोगों से, मना कर देते हो साहब। और आरटीआई के जवाब में ठीक पूरे, है। हाँ जी, हाँ, ठीक है। अगर ये सारी चीजें होती हैं, कोई जीपीए हो जाती है अनऑथराइज्ड कॉलोनी की, तो ये हाल तो ना केवल सिर्फ उस इलाके का है, तो पूरे दिल्ली का ये हाल है। क्या आपने इस समस्या को लेकर किसी अब उच्च अधिकारी के पास गए, क्या आपने इलाके के सर बात मैं एमसीडी कमिश्नर से मिल चुका हूँ इस विषय में, है अपनी मेयर से मिल चुके हैं हम लोग, और एसडीएम से मिल चुके हैं। लगातार पीएम हाउस में कंप्लेंट डाली है, गृह मंत्रालय में उसकी कंप्लेंट डाली है, कंसल्ट डिपार्टमेंट जितने भी है सारे कंसल्ट डिपार्टमेंट में उसकी कंप्लेंट डाली है, और लगातार उनसे सवाल जवाब पूछ रहे हैं इसी विषय के बारे में, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई तो सर। आपको कहीं संतुष्टि भरा कोई जवाब मिला किसी भी डिपार्टमेंट से आपको? हाँ सर, वो जवाब तो ये देते नहीं, गोलमोल कर देते जवाबों को। ठीक है। सुजीत, आप बने रहिए, हमारे साथ पीके राघव भी जुड़ गए हैं। पीके राघव जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमसे जुड़ रहे हैं। लेकिन पीके राघव जी, जो आपने पूरी बातें सुनी होगी, सुजीत जी ये कह रहे हैं कि पांडव नगर का एक एरिया है, वहां पर अवैध रूप से जो कॉलोनी है उसकी जीपे कर दी जाती है और 60 लाख रुपए की दुकानें बेच दी जाती है, पूरी मार्केट बनाकर उसको बेच दिया जाता है अलग अलग दुकानों में। क्या आपको लगता है कि उस इलाके की ये समस्या है? दिल्ली में भी ये हाल देखा, तो अनऑथराइज कॉलोनियों का जो मुद्दा बना था, ये तो ये बात होगी कि आप 1731 को आप ऑथराइज कीजिए, कुछ साल बाद फिर 1731 कॉलोनियां तैयार मिलेंगी आपको अनऑथराइज। अंशुल जी, ये खाली पांडव नगर की घटना नहीं है, ये पूरी दिल्ली की समस्या है। आप ये देखिए, ये तो अनऑथराइज कॉलोनी है, रेलवे के बोर्ड की जो जमीनें हैं उनकी भी पावर ऑफ अटॉर्नी और रजिस्ट्रियां हुई है। क्या है, आरओ डिपार्टमेंट, रजिस्ट्रार के डिपार्टमेंट में क्या है, वहां पैसा दो तो आप किसी भी प्रॉपर्टी की पक्की रजिस्ट्री करा लो, किसी भी अनऑथराइज कॉलोनी की। ये कोई नई बात नहीं है, आज से नहीं हो रही है, कई सालों से चल रहा है इस पे। लेकिन दिक्कत क्या है कि इनकी कोई कंप्लेंट पे कोई सुनवाई नहीं है, क्योंकि पैसा जो जाता है, आपको मैं बताता हूँ, जो नंदनगिरी में जो एसडीएम ऑफिस है, वहां पे कई रजिस्ट्रार, 3 डिस्ट्रिक्ट के रजिस्ट्रार बैठते हैं, तकरीबन 3-4 डिस्ट्रिक्ट के। वहां पे टेंडर उठता है, रजिस्ट्रार का काम कराने का, अनऑथराइज कॉलोनी का टेंडर उठता है। वहां एक आदमी स्पेशल इसीलिए बैठता है कि वो मैनेज करता है दलालों को और आरओ को, रजिस्ट्रार ऑफिसर को, कि किसकी रजिस्ट्री कैसे होनी। आप नॉर्मल अगर प्रोसीजर से जाओगे, आपकी रजिस्ट्री नहीं हो सकती। आप पैसा दीजिए, सेम डे में 2 घंटे के अंदर आपकी रजिस्ट्री हो जाएगी। इतना बड़ा भ्रष्टाचार इसके अंदर है। राघव जी, दिल्ली में खासकर अगर जमनापाल इलाके की बात की जाए, पूर्वी दिल्ली की, उत्तर पूर्वी दिल्ली इलाके की, वहाँ पर ज्यादातर कॉलोनियां, बल्कि 90% जो एरिया है वो अनऑथराइज है। लेकिन उसमें देखा जा रहा है कि जो बिल्डर फ्लैट जिनको बोलते हैं, बिल्डर फ्लैट बोलते हैं, कि वो 4 मंजिल के फ्लैट होते हैं, आप अलग अलग उसको बेच सकते हैं। अगर आपके पास सिर्फ जमीन है तो बिल्डर से आप टाई अप कीजिए, वो आपको थोड़ा पैसा लेना देना पड़ता है, आपकी 4 मंजिलों खड़ी कर देता है। लेकिन ऐसा कैसे हो जाता है कि कॉलोनी तो आपकी अनऑथराइज है, आप उस पर 4 मंजिला 5 मंजिला बिल्डिंग आप खड़ी कर लेते हैं, बेसमेंट में भी आप दुकानें, उसको बोलते हैं फ्लैट बना देते हैं नीचे बेसमेंट में भी, और जब रजिस्ट्री करें तो झट से उनकी रजिस्ट्री हो जाती है। तो क्या ये घोटाला नहीं है? ये गैंग, एक तरीके का गैंग है, जो बिल्डर लॉबी जो होती है ना, उनकी सेटिंग होती है अंदर। आरओ ऑफिसर को रेगुलर पैसा देते हैं, एमसीडी ऑफिसर को पैसा देते हैं रेगुलर, जैसे कि उनके किसी वर्क में कोई एमसीडी वाला आएगा, अगर बिल्डिंग 4 मंजिल 5 मंजिल बना है, जबकि 2.5-3 मंजिल तक ही बन पाती है अगर प्रॉपर तरीके से आप बनाए नक्शे से और उससे, तो ज्यादा से ज्यादा 2.5 या 3 मंजिल तक बन सकता है। लेकिन ये 4-5 मंजिल तक बना लेते हैं। इनका पूरा गठजोड़ है, होता है, एमसीडी डिपार्टमेंट से हो या फायर वाले डिपार्टमेंट से हो, इनका पैसा मंथली जाता है। बिल्डर लॉबी का काम ही यही होता है कि रेगुलर बेसिस काम होता है बिल्डर्स का, क्योंकि एक मकान की जमीन खरीद के बनाया, कल को दूसरे का बनाना, तो उनको फिक्स है, उनके काम कहीं नहीं रुकते।
उनकी बिल्डिंगों पे कोई छापेमारी नहीं होती, कोई सीलिंग नहीं होती, उनको कोई नोटिस नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि उनका सारा सेटअप है, पूरा डिपार्टमेंट फिक्स कर रखा है उन्होंने। इस भ्रष्टाचार इस लेवल तक है कि लेकिन आप हम लोग समझ नहीं सकते। पीछे भूकंप जैसी घटनाएं हुई, कोरोना वायरस भी था, भूकंप भी आया, और देखा जाता है वो इतनी संकरी गलियों के अंदर ये बिल्डिंग तैयार कर देते हैं। जो बिल्डर माफिया है, ये इतनी संकरी गलियों में अपने फ्लैट तैयार कर देते हैं, और तो उसके अंदर मैंने कई कई फ्लैटों में खुद देखा, मतलब 100 लोग रहते हैं। 100 गज का फ्लैट होता है, चारों तो 100 150 लोग रहते हैं। भगवान ना करे अगर कोई इमरजेंसी आ जाए, कोई आग लग जाए या कोई भूकंप आ जाए, कोई आपदा आ जाए प्राकृतिक, तो वहां पर तो उस इलाके में बड़ी समस्या हो जाएगी। फिर उसके बाद एक आरोप प्रत्यारोप का प्रकरण शुरू। तो मैं यही जानना चाहता हूँ कि इसके पीछे आरोप प्रत्यारोप जब लगते हैं तो आरोपी आखिरकार होता कौन है? देखिए, मैं मेरी राय में आरोपी, देखो, बिल्डर क्या है, उसको तब मौका मिलता है जब सरकारी सिस्टम फेलियर होता है, सारी सिस्टम बिकाऊ है। ये सारी सिस्टम के जो अधिकारी हैं, इनकी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि ये कैसे हुआ अनऑथराइज कॉलोनी। अगर कंस्ट्रक्शन हुआ है तो अगर इससे किसी की हानि होती है, नुकसान होता है जान मान का किसी का, तो डिपार्टमेंट, जब तक हम उस कंसर्न अधिकारी की जिम्मेदारी नहीं बनाएंगे ना, जब तक ये पॉसिबल नहीं है कि हम किसी बिल्डिंग को रोक सके या किसी बिल्डर को रोक पाए। क्योंकि जिम्मेदारी क्या होता है कि जिसकी मकान है, जिसने पैसा लगाया, उसके ऊपर थोप दी जाती है कि इसकी गलती है, डिपार्टमेंट बरी हो जाता है, क्योंकि सारी जिम्मेदारी ये डिपार्टमेंट की है। डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी का अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन ना हो पाए, 4-4 मंजिल 5-5 मंजिल ना बन पाए, संकरी गलियों में जहां आदमी एक मोटरसाइकिल लेके दूसरा निकल नहीं पाता, उसमें आप 5 मंजिल मकान खड़ा करवा देते हैं। तो ये डिपार्टमेंट के लोग ही तो है, ये उन्हीं की भी हाँ, सहमति से तो बन रहा है। ये सर अभी जिम्मेदारी हाल ही में डिपार्टमेंट की जब हाँ, तक नहीं होगी, अभी तब हाल तक ही में सुरजीत इसका जी जो सोल्यूशन हमारे नहीं साथ, होगा। मैं हाँ सुरजीत जी भी है हमारे साथ में, सुरजीत से भी एक बार बात कर लें। लेकिन अगर देखा जाए सुरजीत, आपने पूरी इसमें आप एक प्रकरण खोलने के अंदर लगे हुए हैं, आपने तमाम जो कागज भी लगाए, आरटीआई भी आपने लगाई, आपने कंप्लेंट भी दी, सीएमओ तक आपने कंप्लेंट दी, चीफ मिनिस्टर ऑफिस तक भी आपने अपनी बात पहुंचाई। लेकिन सरकार का जो ढुलमुल रवैया था, इस पे एक्शन लेने की बजाय, क्या आपको कभी ऐसा, आपको भी कोई धमकी भरी चीजें हैं? क्योंकि बिल्डर माफिया बहुत बड़ा एक सिस्टम होता है हमारे समाज में, इनके पीछे साख बड़ी होती है, पैसा, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो आपको कभी कुछ ऐसी कुछ ठेस मिली उनकी तरफ से, या कुछ ऐसा कुछ हुआ आपके साथ वाकया? हेलो। हाँ जी सर, सुरजीत। मैं कह रहा हाँ हूँ अभी सुरजीत, मैं अभी आपसे ये, हाल ही में हम्म, इतना बड़ा हादसा हुआ था ललिता पार्क हादसे, जिसमें 79 लोग मारे गए थे। उसकी भी कंप्लेंट मेरी थी ललिता पार्क हादसे की। तो उससे इतनी अच्छा। बड़ी सुध ली। अभी जेजे सेल में पूरी की पूरी 8 झुग्गियां गिरी थी लेकिन ईस्ट विनोद सुरजीत, नगर की ये जेजे सेल में। इंसिडेंट है, लोकेशन क्या है, मतलब ये उस पूर्वी दिल्ली इलाके में किस जगह रहता है? क्या आप हमें दर्शकों को थोड़ा बताएं, और क्या इसकी पूरी कहानी है इसके पीछे? इसके पीछे ये एमसीडी पूरा डिपार्टमेंट बिका हुआ है। एमसीडी के बाद पूरा का पूरा ये एसडीएम ऑफिस बिका हुआ है पूरा का पूरा। हम्म, रजिस्ट्रार सारे के सारे बिके हुए हैं टोटल। हम्म, आप जेजे सेल की तो छोड़ो, आप डीडीए पार्क की भी रजिस्ट्री करा सकते हो। ईस्ट विनोद नगर के डीडीए पार्क की रजिस्ट्री हो अच्छा, रखी है। हाँ जी। डीडीए पार्क के बीच में इंक्रोचमेंट हो रखा है डीडीए की 700 करोड़ की। ना डीडीए लेने को तैयार है ना कोई। आप खिचड़ीपुर में चले जाओ, सेंट्रल स्कूल के आगे डीडीए का बहुत बड़ा पार्क है। ना तो डीडीए जी, कहता है मेरा पार्क है, कोई डिपार्टमेंट लेने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनको बहुत मोटी मंथली जा रही है वहां से। बिल्कुल सेंट्रल स्कूल के है। क्या? ईडी 14 के जी, जी। अंतर्गत आता है ये। तो ये सारा तंत्र मिला हुआ। सबसे बड़ी बात है, सारा सरकारी तंत्र फेलियर है इसमें। नहीं, आप आप ठीक है, आप जो आरोप लगा रहे हैं, आपने कभी इसकी कंप्लेंट की है? जैसे आप बता रहे कि हमने इसकी कंप्लेंट सर ये रहा सीएमओ देखो, तक भी आपने ये देखो सर, ये देखो, ये हाँ, आप कंप्लेंट हमारे की दर्शकों कॉपियां, को ये दिखाएं देखो, आप। ये रही, जी, देखो देखो सर, ये कंप्लेंट की तो इस कॉपियां है। कंप्लेंट, हाँ ठीक है। और कंप्लेंट लेकिन और सुजीत, आरटीआई के जवाब में, हाँ जी। जब आपने कंप्लेंट लगाई तो आपको इसकी तरफ से कुछ रिस्पॉन्स आया वहां के अधिकारियों का कि भाई आपने कंप्लेंट सर लगाई है, क्या रिस्पॉन्स ये इसकी कुछ आता है, जांच हुई? अधिकारी, जो जी, अधिकारी हैं वो धमका के चले जाते हैं, या बिल्डर लॉबी को वो कह देते हैं कि भैया जाओ इनसे निपट लो, वो आके धमका जाते हैं। अभी कल ही जाके उसने मेरे को एब्यूज बोला, बंदे ने इतना गंदे एब्यूज बोले
बिल्डर पिस्टल लगा के घर पे आ गया, तो आप क्या करोगे? फिर आपको चुप होना पड़ जाता है इसमें, या आप गोली खाओ। अभी इस पे आवाज उठाने के चक्कर में अभी लगातार 6 राउंड फायरिंग हुई है मेरे ऊपर फेस टू। सरकार क्या आपने दिल्ली सरकार में इसकी आवाज उठाई, जो लगातार ये दावे करती है कि हमने भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी लड़ाई है? क्या आपने दिल्ली सरकार के पे आवाज उठाई? आपने जो लोकल आपके जो नेता हैं आम आदमी पार्टी की मैं बात करूं, जिनकी सरकार है, क्या आपने कभी उनके सामने इस आवाज को उठाया? क्या आपने दूसरे जो सर दल मैं है, कल राजनीतिक कल दल है, जो कल लगातार मनीष जी के ऑफिस भी गया हूँ इसी चक्कर में। मैंने वहां कंप्लेंट दिखाई है, उन्होंने कहा मैं आगे फॉरवर्ड कर रहा हूँ। जी, तो ये दिल्ली कल का सरकार वाकया के है। पास भी गया हूँ, केंद्र सरकार के पास भी गया हूँ, लेकिन कोई कार्रवाई हम्म, करने को तैयार ही नहीं है। कार्रवाई करने को कोई तैयार नहीं है, लेकिन हम समझ रहे हैं सुरजीत के एक बहुत बड़ी लॉबी काम करती है, क्योंकि दिल्ली में जमीन होना, हम सब पता है कि दिल्ली में क्या कीमत होती है उस जमीन की। और दिल्ली जैसे इलाके में जहाँ जो जे कॉलोनी है, ये वैसे भी बहुत मतलब इनका एक अलग से डिजाइन तैयार किया जाता है जब ये इसको बनाया जाता है। तो वहां पर कब्जा होना और फिर उसको खरीद फरोख्त होना, दोबारा बेचना, खरीदना, वो पूरा एक सिस्टम है, वो हम चीज को समझते हैं। लेकिन सुरजीत, आपने ये जो पूरा ये जो आपने डॉक्यूमेंट इकट्ठे किए हैं, क्या कभी आपको लगा कि आपकी जो लड़ाई चल रही है ये माफिया के खिलाफ, कब्जा माफिया के खिलाफ, बिल्डर माफिया के खिलाफ, लैंड माफिया के खिलाफ, क्या आपको कभी लगा कि आप इसमें कहीं भी उनका सामना कर रहे हैं? क्या आपको लगता है कि आप कभी भी उस लड़ाई से जीत पाएंगे, क्योंकि बहुत बड़ी लॉबी काम कर रही है उसके पीछे? सर 2012 से केस डाला हुआ कोर्ट में, अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है। 2020 है और क्लियर हम्म, बाउंड्री हो रखी है, डीडीए की बाउंड्री हो रखी है, उसमें कब भू माफियाओं ने बिल्डिंग कहाँ बना पे ली। आप बता रहे हैं? ये ईस्ट विनोद नगर में कहाँ भी पे और हो रखी है ये पड़पड़गंज में भी। बाउंड्री? पड़पड़गंज में 700 गज की बिल्डिंग बनी है, और जब मेयर बिपिन बिहारी जी थे, उनकी नजर में 700 फ्लैट एक ही बिल्डिंग में जी, बने, 700 फ्लैट। बहुत सुर्खियों में रही है वो बिल्डिंग, आज तक कुछ नहीं हुआ उस बिल्डिंग का। पांडव नगर में बिल्डिंग है वो। तो आपके ये पास है उस बिल्डिंग का? क्या आपके पास पुख्ता कोई दस्तावेज है जो इस चीज की पुष्टि करते हैं, आपकी बात की पुष्टि करते हैं? हाँ सर, ये रहे बिपिन बिहारी जी की बिल्डिंग है, ये रहे सर आरटीआई की कॉपियां हैं। बिपिन बिहारी का स्वयं नाम लिया गया है इसमें, ये रहा देखो सर, ये पूरी फाइल बनी हुई है। मालिका में हक है बिपिन वो? बिहारी जी ने 700 फ्लैट बना दिए, लेकिन हमने उसके अंदर कुछ और नहीं करा। बीएसएस से उसकी बिजली कटवा दी। हम्म, अब वो जनरेटर से चला रहा है बिजली। सचिन नामक बिल्डर है, किसी से पूछ के देते ये चेस्ट हॉस्पिटल पांडव नगर जो पुराना थाना है उसके आगे 700 गज की बिल्डिंग बहुत फेमस है, 700 फ्लैट बने हुए हैं उसमें। हम्म, वो भी सरकारी अच्छा, लेकिन जो झुग्गी जे सेल जो की जमीन पे जमीन है बना है। वो वो जेजे सेल की जमीन पे बना है, 700 गज का जो जो आप 700 फ्लैट जो बने हाँ हुए हैं? जी, हाँ जी। और अभी ठीक है, तो ताजा आपने उदाहरण कभी देखना इस बात ईस्ट। को, जब में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, क्या आपने कभी आला अधिकारियों से इस बात पर चर्चा की? क्या आपने किसी उनके बड़े नेता से इसकी चर्चा की कि भाई दिल्ली में एनसीपी के नेता क्या कर रहे हैं? सर मैंने मेरी बात, मैं पीएम हाउस में जो इनके माननीय नरेंद्र मोदी जी के पीए हैं उनसे बात करी है। उन्होंने मेरे साथ फर्स्ट हेयरिंग में मेरी वो थी अपील, अपील में उन्होंने और बात बहस हुई है बहुत तगड़ी कि ये क्या हो रहा है जमुना पार में। मैंने कहा जब बहुत बड़ा हादसे का रूप ले लेगा तब सुधरोगे। तो बात सारे अधिकारियों से हो सकती है, लेकिन किसी के कान सबकी खाना पूर्ति हो जाती है, उनकी जेब भर जाती है, वो अपने साइड में हो लेते हैं, और हमारी हम लोगों की जो एक्टिविस्ट हैं उनकी जान जोखिम में आ जाती है। अपनी जेब से ही ठीक पैसा है, दे ठीक। के हम डीडीए की जमीन छुड़ा रहे हैं, इतिहास में पहला मौका होगा। आपको सारे पैसे शो कर दिए जाएंगे। अभी कड़कड़डूमा कोर्ट में केस चल रहा है डीडीए की 700 जी, गज की जमीन पे, 700 करोड़ की जमीन पे। ठीक है, तो जब आप ये लड़ाई लड़ रहे हैं सुरजीत, ठीक है, आप एक अच्छा काम कर रहे हैं, आप अवेयर कर रहे हैं हमारे समाज को, जो भूमाफिया है उनके खिलाफ आप आवाज बुलंद कर रहे हैं। लेकिन आपको नहीं लगता कि आप कभी कभी अकेले पड़ जाएंगे इस लड़ाई में? क्योंकि वो बहुत सारे हैं, वो उनका हाँ बहुत सर, बड़ा ये एक वाली बात तो है, कम्युनिटी है उनका लेकिन बहुत अब बड़ा। अब अब क्या आपको अब नहीं लगता कि कॉलोनी का भी पूरा सहयोग हो रहा है। अब आ रहे हैं, वैसे तो अकेले पड़े ही हुए हैं। जब वो आते हैं बदमाशों को लेके तब अकेले पड़ जाते हैं सर, तब सारे ठीक इधर है, उधर हो ठीक है जाते हैं। आप, ठीक है, पीके राघव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पीके राघव। ये अगर बात की जाए जमुना पार इलाके में, जो 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 भू माफिया है, लगातार आपने आपने सुरजीत की पूरी बातें सुनी।
दूसरे लोग हैं कॉलोनी के, समाज के, वो उनका साथ दे रहे हैं। आपको नहीं लगता कि कभी भी बेशक वो दल बल में ज्यादा हो, लेकिन सच्चाई की जो जीत है उसमें थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन वो जीत का जो मिठास होती है वो उसका स्वाद ही अलग होता है। आपको नहीं लगता कि लोगों को भी अब अवेयर होने की जरूरत है ऐसे मुद्दों पर? अंशु जी, बिल्कुल आपने सही बात कही है कि लोगों को इसमें अवेयर होना चाहिए, क्योंकि दिल्ली के यमुना पार्क की हम बात करें तो टोटल अनऑथराइज कॉलोनीज है, बहुत मिनिमम कुछ कॉलोनीज हैं जो ऑथराइज कह सकते हैं। और भूमाफिया का इतना बड़ा मतलब कह सकते हैं कि गैंग है एक, कि अब जैसे सुरजीत से है, मैं सुरजीत से एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप एक्टिव तो पुलिस में कंप्लेंट जरूर करिएगा अगर आप पे कोई अब्यूज हो रहा है या धमकी वगैरह का हो रहा है। अगर कोई सपोर्ट चाहिए होगी तो हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। दूसरी बात, बहुत अच्छे सुरजीत जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और मेरा मानना है कि सुरजीत जी के साथ सबको सहयोग करना चाहिए, क्योंकि भूमाफिया क्या है, दिल्ली एक कैपिटल होने के बावजूद या केंद्र सरकार का भी हस्तक्षेप है और राज्य सरकार का भी। आप ये फेलियर देखिए दोनों सरकारों का, कि इन्होंने जितनी डॉक्यूमेंट मेहनत की है, आरटीआई लगाई है, बातचीत करी है, इतना मुझे लगता है काफी समय, कई सालों का समय लग गया होगा इन सारे प्रोसेस में, इतना समय भी दिया है। और सिस्टम इतना हमारा भ्रष्ट है हमारे देश का, एमसीडी का खासकर डिपार्टमेंट की बात करूं, डीडीए जो आती है वो सेंटर के अंडर आती है, एमसीडी आती है अलग डिपार्टमेंट है, वो भी एक तरीके से सेंटर के अंडर आता है। दिल्ली सरकार के अंडर इन दोनों बिल्डिंग की अगर बात करें तो ये दोनों डिपार्टमेंट है ही नहीं, लेकिन पुलिस प्रशासन भी उनके पास नहीं है। दिल्ली सरकार तो सिर्फ एक क्या कहते हैं रिपोर्ट देके आगे डिपार्टमेंट को भेज देगी। सेंटर की सरकार जो अपने आप को सारा देशभक्त की सरकार कहती है और भ्रष्टाचार मुक्त सरकार कहती है, उसके राज्य में एक मेयर ने 700 गज की 700 फ्लैट की एक बिल्डिंग बना डाली, वो भी डीडीए की जमीन पे, और उसको खाली करवाने का आप छोड़िए, क्योंकि अब वो इतना आसान नहीं है खाली कराना का। आप महाराष्ट्र में आपने देखा होगा 20-50 साल चलने के बाद नोटिस जारी हुए थे, जब वो बिल्डिंग जर्जर हो चुकी थी जब तक की, उसका भी अभी तक कुछ नहीं हुआ है। तो क्योंकि हमारी जो सिस्टम है ना वो इतना लचर है, तो उसमें इतनी खामियां हैं कि उसमें खामियां आप निकाल लो 2 मिनट। देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं कि हम सबको घर देंगे, और अच्छी बात है, घर सबको मिलना चाहिए। उन्होंने भी बनाते हैं कि अनऑथराइज कॉलोनी मतलब आवास देने की एक योजना भी बनाते हैं, आवास अधिकार योजना, पीएम उदय फाउंडेशन करके गया है। लेकिन उनको पता चल जाता है ना कि जो अथॉरिटीज हैं, दूसरे डीडीए है, वो तो उनको पलीता लगाते हैं उनके जो उद्देश्य है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। तो क्या ऐसे कर दिया जाएगा क्या? अनऑथराइज आप कम करने की बात कर रहे हैं, और एक 17 से 25 ऑलरेडी है दिल्ली में अनऑथराइज कॉलोनी, आप तो पक्की करने की तो बात कर रहे हैं, लेकिन अब ये देखने के साथ साथ दूसरी जगह अनऑथराइज कॉलोनी कर रहे हैं। अंशुल जी आपको एक चीज आपको बता दूं, जो 17 से 31 आप कह रहे हैं ना कि पक्का करने की बात करिए, ये सब दिखावा हुआ है। इसके बिहाफ इसको दिखाकर इन्होंने क्या करा है कि एमसीडी से हाउस टैक्स वसूलना शुरू कर दिया अनऑथराइज कॉलोनी से। मतलब फैसिलिटी तो अभी तक कुछ नहीं दिया, हाउस टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, पार्किंग टैक्स, दुकानों के बाहर जो लग जाता है उसके रोड पे टैक्स, ये टैक्स वसूलना शुरू कर दिया। अनऑथराइज कॉलोनी का अभी तक एक लेटर इशू तो हुआ नहीं किसी कॉलोनीज को कि भाई आप ऑथराइज हो गए हो, अभी तक कोई नोटिस तो आया नहीं है उनको। सिर्फ एक पैसा कलेक्शन करने के लिए ये एक शगुफा छोड़ा गया है, अभी तक इसमें कोई एक्शन नहीं हुआ। उन्होंने एक बयान भी दिया 10 दिन पहले कि लगभग 3 लाख लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया है इस पोर्टल पर पक्की रजिस्ट्री कराने के लिए। लेकिन मेरा सवाल यही है, क्या शायद इस सवाल का कोई जवाब मुझे देता नहीं देता, क्या आप 31 कॉलोनियों अनऑथराइज कॉलोनी है उसको पक्का करने के लिए आपने पोर्टल बना दिए, प्रधानमंत्री दिल्ली के मंच से चुनाव से पहले घोषणा कर देता कि हम पक्का कर रहे हैं सभी कॉलोनियों को, लेकिन आप उस चीज पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे जो इसकी आड़ में जो भू माफिया नई अनऑथराइज कॉलोनियां बसाने में लगा? वो देंगे ही नहीं, क्योंकि भूमाफिया, आपको यकीन नहीं होगा, जितना भूमाफिया होता है पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग करता है सबसे ज्यादा। जो आप उनकी रैलियां देखोगे, रैलियां हो गए, सेमिनार्स हो गए पार्टियों के, वो फंडिंग बिल्डर, दिल्ली में और तो कोई माफिया चलता नहीं इतना, बिल्डर भू माफिया ही सबसे बड़ा माफिया दिल्ली के अंदर है। ये फंडिंग देता है पॉलिटिकल पार्टियों को, उनके लीडर्स को,
रेगुलर पैसा जाता है, वो कैसे एक्शन लेंगे उनके खिलाफ? आप ये सोचिए ना, क्यों लेंगे एक्शन? एक्शन तो उसके खिलाफ लेंगे ना जो उनको कोई सहयोग नहीं करता। आप लोकल एमएलए के पास भी चले जाओ तो वो भी आपको सहयोग नहीं करेगा जब तक उसको आपको बेनिफिट नहीं लगेगा। तो ये तो बहुत बड़ा दिल्ली में ठीक है एक अतिक्रमण का जाल है जिसे बिना सिस्टम को सुधारे पर मुझे नहीं लगता कि कुछ सुधार होगा। सर एक बात, अनऑथराइज्ड कॉलोनी एक सवाल है, आप अपना कैमरा लेके अभी पीएम हाउस चले जाओ, पीएम हाउस में जाओ, जितने गार्ड खड़े हैं पीएम हाउस के आगे, जितने गार्ड पुलिस वाले खड़े हैं, उनसे पोटी करने के लिए वहाँ टॉयलेट नहीं है। उन्होंने मुझसे कंप्लेंटें लगाई हैं। देखो ये प्रधानमंत्री को कितनी बार रिमाइंडर दिया सर, ये 32वां रिमाइंडर है। ये देखो पीएम हाउस की ये टॉयलेट है, पीएम हाउस के आगे कोई सार्वजनिक टॉयलेट नहीं है, ना पानी पीने की कोई सुविधा है। अगर आप पीएम हाउस राष्ट्रपति भवन गए हो ना घूमने के लिए, तो आप टॉयलेट नहीं कर सकते। आपको आ गए तो आपको किसी डिपार्टमेंट में घुसने नहीं देंगे, इवन वहाँ सिक्योरिटी गार्ड नहीं घुस सकते यूरियन पोटी करने के लिए। और उन्होंने मेरे से ये कंप्लेंटें सब लगवाई है। देखो ये कितने रिमाइंडर है पीएम सभी हाउस के, ये पीएम हाउस की स्टैंप है, ये गृह मंत्रालय की स्टैंप है, और ये पीएम हाउस से लेटर का जवाब आया है कि हम शौचालय बनाने जा रहे हैं देश में। ये देखिए, जब पीएम हाउस में कब शौचालय नहीं है देश की राजधानी में, तो और जगह कहाँ शौचालय होगा सर? कब आप कब पीएम कब हाउस में की जाके पता कर लो शौचालय है कि नहीं। जी ये कब की शिकायतें हैं? कितनी पुरानी है हुँ? शिकायत? क्या सर? कितनी पुरानी ये शिकायत है? सर 2 साल से चल रही है, इसके लिए वीडियो भी चलाई हुई है। देखो 2 साल से 32वां रिमाइंडर है सर, 32वां रिमाइंडर है। पीएम हाउस के आगे देखो प्रधानमंत्री की स्टैंप लगी हुई है। ये रहे रिमाइंडर सर, ठीक 32वें रिमाइंडर है, और जवाब भी आ रखा है हम बना रहे हैं। पिछले 2 साल से मैं शौचालय नहीं बनाया गया। मैं अपने जो और दर्शक ये मुझे जो कितने भी कंप्लेंटें हैं मेरे से वहाँ के पुलिस आता वालों हूँ ने लगवाई हैं, आर्मी वालों ने लगाई हैं। कि जब देश में पीएम हाउस के आसपास भी टॉयलेट करने की जगह नहीं है, शौचालय नहीं है, तो आप क्या उम्मीद लगाई जा सकती है कि उत्तर सर कोई प्रदेश उम्मीद ही का नहीं है। देख लो आप वो अपना कैमरा लेके पीएम हाउस के आगे चले जाओ और पूछ लो सर। सबसे विचित्र चीज ये है कि आजादी को लगभग अब 74 साल हो जाते हैं, 74 साल हो चुके हैं, लेकिन देश में आज भी लोगों को अवेयर करना पड़ रहा है कि आप शौचालय में जाएं शौच करने। ठीक है, हमारा मुद्दा जो था वो फिलहाल ये नहीं था, लेकिन आपने सुरजीत बहुत अच्छी आपने बात कही कि भैया पीएम हाउस के आसपास शौचालय नहीं है, वहाँ के जो गार्ड्स है, पुलिस है, जो वहाँ के सिपाही जो लगे हुए हैं, हमारे देश के नौजवान जो रक्षा के लिए लगे हुए हैं वहाँ पर, उनको टॉयलेट जाने के लिए, लू जाने के लिए भी वहाँ पर इंतजाम नहीं है। ठीक है, ये इंतजाम तो खैर इस पर भी विचार करेंगे, मैं इससे एक अलग से डिबेट इस पे रखूंगा, एक प्रोग्राम में रखूंगा इस पे। लेकिन आज का जो मुद्दा है वो जमीन से जुड़ा है, जमीन का अवैध कब्जे से जुड़ा है, अवैध अनऑथराइज कॉलोनियों से जुड़ा हुआ हमने मुद्दा उठाया है। लेकिन सर देश के राघव जो राघव जी ने जो बात कह दी थी कि ये भूमाफिया नहीं, राघव जी की बात बिल्कुल सत्य है सर, बहुत बड़ी लॉबी है। जी राघव जी ने पूरी बातें बिल्कुल तथ्य एकदम सत्य बताए हैं। सुरजीत, आपको लगता है कि आपको लड़ाई टॉयलेट के लिए लड़नी चाहिए, क्योंकि देश में टॉयलेट की बड़ी समस्या है। आप दिल्ली जैसे इलाके में समस्या है और उस इलाके में समस्या है जहाँ पे देश का प्रधानमंत्री रहता है। ठीक है, आपको लगता है कि जब वहां पर आपकी आवाज नहीं उठाई जा रही, आपको लगता है कि दिल्ली में अवैध कब्जा जहाँ हो रहा है, जहाँ पे बड़े बड़े जो पैसे वाले लोग हैं वो कब्जा जमाए बैठा, आपको लगता है कि आप इनका कुछ कर पाएंगे? नहीं, मेरा सवाल ये आपसे पर्सनल सवाल है। नहीं सर कुछ नहीं हो पाएगा, मेरे को नहीं लगता कुछ हो जाएगा। सब सर पैसे की माया है, सरकार आनी है जानी है। इतनी सरकारें इतने साल से टॉयलेट नहीं बनाओ, बेचारे परेशान है टॉयलेट के लिए। आज 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 आपको हमने प्रोग्राम में इसीलिए बुलाया ताकि लोग देख सके कि देश में आखिर चल क्या रहा है। दिल्ली देश की राजधानी है, लगातार दावे किए जाते हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त होगी दिल्ली, लगातार दावे किए जाते हैं हम इसको लंदन बनाएंगे, हम इसको पेरिस बनाएंगे, पिछली सरकारों ने भी दावे किए। हम कहते हैं आप इसको दिल्ली बना रहने दीजिए। आप 17 से 31 कॉलोनियों की आप बात करते हैं, हम कहते हैं आप 17 से 31 को आप सारी सुविधाएं उसमें मुहैया करा दीजिए, हमें अनऑथराइज ही रहने दीजिए, हमें ऑथराइज मत कीजिए। क्योंकि ऑथराइज जैसे ही होंगे आप नए नए चार्जेस लगा दोगे, प्रोफेशनल टैक्स लगा दोगे आप। मुझे तो आने वाले समय में ये भी लगता है फास्ट वे में भी टैक्स ना लगा दें। लगातार एनसीबी और दिल्ली सरकार के बीच जो लड़ाई है वो देखने को मिली है, कोरोना काल के बीच में भी देखने को मिली है। लेकिन जो भू माफिया का जो ये पूरा जो प्रकरण है, इससे मैं चाहूंगा कि दिल्ली सरकार खुद संज्ञान ले
उनके दावों की जो पोल है वो एनसीबी खोल रही है। तो दिल्ली सरकार सड़क पर उतरे और खुद जांच करे कि कहां पर अवैध कब्जा है और है तो किसने किया है। और जितना भी अधिकारी, भ्रष्ट अधिकारी बैठे हुए हैं, सत्तासीन हैं, इनके खिलाफ एक कार्रवाई करे। कार्रवाई ऐसी करे कि मैसेज जाए, उन लोगों तक मैसेज जाए जो जिसका इस व्यवस्था से विश्वास किया है। सुरजीत जैसे लोग वो लोग हैं जो आज हिम्मत हारे हुए हैं, आज इस व्यवस्था के आगे घुटने टेके हुए हैं। ऐसे लोगों को मजबूत करने का समय है। अगर सरकारें इस काम को नहीं कर सकती हैं तो शायद सुरजीत जैसे लोगों की जो लड़ाई है वो कोई मायने नहीं रखती हिंदुस्तान में। वो आज लड़ाई लड़ेंगे अवैध कब्जे को लेकर, उनकी लड़ाई डाइवर्ट करी जाएगी कि आप शौचालय बनवाएंगे। अब अगर सुरजीत जैसे लोग शौचालय के लिए लड़ाई करेंगे तो देश की व्यवस्था बद से बदतर होनी तय है। तो खैर फिलहाल सुजीत, आपने समय निकाला, आपने बहुत अच्छी जानकारी हमसे साझा की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पीके राघव जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला। और अपील यही है दिल्ली सरकार से भी और एनसीबी से भी, जो लगातार अवैध कब्जों पर आप बयानबाजी करते हैं, चुनाव के दौरान लंबी लंबी बातें आप करते हैं, धरातल पर आए, उतरिए और देखिए कि आपके अधिकारी, आपके नेता आखिरकार कर क्या रहे हैं। ठीक है, आपके ऊपर जिम्मेदारी है, आपने कोरोना काल में बहुत अच्छा काम किया, अप्रिशिएट कर रहे हैं आपको, हैट्स ऑफ है, सैल्यूट है आपको। लेकिन इसकी आड़ में जो भूमाफिया पनप रहे हैं, आप इस पर लगाम लगाएंगे, ये आशा करते के साथ हम आपसे अलविदा लेते हैं। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।